नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोबारा से आपके सीयूईटी के लेक्चर्स के अंदर। अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर में अपन ने सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करा था। ये जो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स भारत के अंदर आए, उनके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड जो है इतिहासकार यूज़ करते हैं, जो हमें पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज इंडियन रेनेसांस। इंडियन रेनेसांस। रेनेसा भी बोल देते हैं कई लोग, इंडियन रेनेसा। इसको कहते हैं पुनर्जागरण, यानी कि आप पहले से जागृत थे, बीच के अंदर कुरीतियां आपके अंदर आ गई थी, जिसकी वजह से आप अजागृत हो गए थे, और फिर से आपका समाज एक पुनर्जागृति की फॉर्म के अंदर में आता है, लिबरल थॉट्स को अपनाता है। दैट इज कॉल्ड एज भारतीय पुनर्जागरण, इंडियन रेनेसांस। ठीक है। इसके अंदर में स्टार्टिंग में अपन ने राजा राम मोहन राय से करी थी, जिन्होंने ब्रह्म समाज के बारे में बताया था। अब ब्रह्म समाज के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ब्रह्म समाज की बेसिकली जो नींव थी वो क्या थी कि भाई मूर्ति पूजन करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप जो निराकार पर ब्रह्म है उसकी आप आराधना करो। बेसिकली कहना ये चाहते थे कि रीति रिवाज और रिचुअल्स जो बहुत स्ट्रिंजेंट हैं, जो ब्राह्मणवाद से प्रेरित हैं, जो दान दक्षिणा से प्रेरित हैं, उनसे आप बचिए और आप सिर्फ निराकार पर ब्रह्म के बारे में स्टडी करिए, उनका ध्यान लगाइए, मेडिटेशन करिए। ठीक है। फिर ब्रह्म समाज ने कुछ सुधार भी लेकर के आए थे। जैसे ब्रह्म समाज जातिवाद में विश्वास नहीं रखता था, ब्रह्म समाज आइडोलॉट्री यानी कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता था, ब्रह्म समाज वेदों में तो विश्वास रखता था, ब्रह्म समाज लेकिन ये भी मानता था कि सिर्फ हिंदुइज्म की जो किताबें हैं उनसे अच्छी बातें न लेकर के, उनसे तो ली जाएं, बल्कि बाकी जो ग्रंथ हैं, जैसे कि क्रिश्चियनिटी के जीसस क्राइस्ट के से रिलेटेड कुछ किताबें हैं, तो उनसे भी कुछ अच्छी बातें ली जाए। तो इस तरीके से ब्रह्म समाज का निर्माण करा गया था। तो ब्रह्म समाज जो है वो 1828 के अंदर स्टार्ट होता है, 1828 एडी। ठीक है। कौन करता है? राजा राम मोहन राय। ये देखो, ये अपन ने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। इसी के बारे में और डिटेल में अपन चर्चा करते हैं कि दे प्रीज्ड मोनोथिज्म। मोनोथिज्म का मतलब क्या होता है कि ईश्वर एक है, एक ईश्वर की आराधना करो, ये वो कहते थे। ये नहीं कि भाई बहुत सारे ईश्वर्स की आप आराधना कर रहे हो, बहुत सारे देवी देवताओं की आप आराधना कर रहे हो। हालांकि मैं वो सही थे या ये सही है, इस पर अपना कोई विचार नहीं है। इनके क्या विचार थे वो हम बता रहे हैं कि मोनोथिज्म का मतलब है कि एक की पूजा करो, एक ईश्वर की आराधना आप करो। ठीक है। आइडोलॉट्री के खिलाफ थे, यानी कि मूर्तिवाद के खिलाफ थे। अब भाई जब एक ही ईश्वर की बात हो रही है और कह रहे हैं कि ईश्वर तो निराकार है, तो उसकी मूर्ति तो बनी नहीं सकती, तो इसलिए मूर्ति पूजन के खिलाफ थे। पॉलीथिज्म के खिलाफ थे, यानी कि बहुत सारी लोगों की आप बहुत सारी देवी देवताओं की पूजा आप करते हो, उसके ये खिलाफ थे, उसको मना करते थे। ठीक है। मीनिंगलेस रिचुअल्स एंड कस्टम्स, ये नहीं कि भाई आपको दान में एक गाय देनी ही पड़ेगी, आपको ब्राह्मण को दान के अंदर इतनी स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ेंगी, चाहे आप कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो। इन सब रिचुअल्स को मना करने के लिए इन्होंने ब्रह्म समाज में ये बात बोली। ठीक है। फिर देवर अगेंस्ट सती प्रथा। मैंने आपको बताया था सती प्रथा के प्रबल विरोधी थे ब्रह्म समाज वाले, राजा राम मोहन राय। और इन्होंने कास्ट सिस्टम को भी नहीं माना कि कोई जातिवाद नहीं होना चाहिए, कोई कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए। अब ये देखो आप, ये एक तरीके से क्या है, रिफॉर्म ला रहे हैं। आज काफ़ी हद तक जो रिफॉर्म्स आप देख रहे हो दोस्तों, आज काफ़ी हद तक आप देखो कि समाज में इक्वालिटी आई है। जातिवाद का नाम उतना नहीं है भारत में जितना उस समय हुआ करता था। आज सती प्रथा नहीं है। आज लोग बाग, जैसे अपन कहते हैं, नाम जप करके भी ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये बात हो रही है, उस समय उतनी बात वो नहीं चलती थी, क्योंकि ऐसा लगता था कि भाई ये यज्ञ, ये हवन करना आपको आवश्यक है ही है। तो ये सब जो सुधार आए हैं, इन्हीं सब सुधारकों के कारण धीरे धीरे भारत के अंदर आए। ठीक है। दूसरा, इन्होंने विडोज के बारे में, जो विधवा हुआ करती थी, उनकी जो सिचुएशंस थी कि भाई उनको बहुत निम्न स्तर पे समाज में रखा जाता था, उनको समाज में आने जाने नहीं दिया जाता था, विडोज को। तो उनके बारे में भी उन्होंने बोला कि नहीं, सब विडोज का पुनरुत्थान होना चाहिए, इनकी रीमैरिज होनी चाहिए, इनका रीसेटलमेंट होना चाहिए। इन्होंने क्या बोला कि भाई वुमेन का भी राइट है प्रॉपर्टी के अंदर। ऐसा नहीं है कि भाई उनकी प्रॉपर्टी के अंदर राइट नहीं, क्योंकि अगर आप किसी को प्रॉपर्टी में राइट ही नहीं दोगे तो उसका इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट कैसे होगा। तो इन्होंने बोला कि भाई इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट भी महिला का जरूरी है। और इन्होंने क्या कहा कि ही चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द वेदा। क्या बोले कि वेद में जो एज इट इज बातें लिखी हुई हैं, जो कि वर्ण सिस्टम को सपोर्ट कर रही हैं या जो कि रिचुअल्स को सपोर्ट कर रही हैं, उनको मैं नहीं मानता हूं। हालांकि मैं वेदांता को मानता हूं। वेदांता मतलब
मैंने आपको बताया था ना, जब मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई थी, तो उसमें बताया कि वेद काफ़ी जटिल हुआ करते थे, काफ़ी रिचुअलिस्टिक हुआ करते थे। वेदांत तक आते आते उपनिषद भी आ गए, है ना। तो उसमें क्या हुआ कि स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया रिचुअल्स के द्वारा। तो ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा बढ़े, वेदों के द्वारा जो रिचुअल्स हैं उनको इन्होंने कंडेम करा। ठीक है। रेशनलिज्म की बात करी कि धर्म तर्क पर आधारित होना चाहिए। अगर किसी रिचुअल का कोई तर्क नहीं है तो मैं वो चीज़ क्यों करूं? कोई तर्क हो ना, कोई लॉजिक हो, कोई साइंस हो उसके पीछे, तो मैं करूं, वरना मैं क्यों करूं? तो ये सारी बातें ब्रह्म समाज में किसने करी? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय को हम पूरा तो अपन शॉर्ट फॉर्म में आपसे क्या लिखेंगे? RRR, राजा राम मोहन राय। क्या? राजा राम मोहन राय। तो एक बार आप नोट करो, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ मैं ब्रह्म समाज के बारे में बता रहा हूँ, वैसे आपके CUT के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इससे डिटेल में पूछा नहीं जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब करी, किसने करी। पर मैं इतना इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपका सवाल कैसे भी करके गलत नहीं हो, तुरंत आपको याद आ जाए। जब इतना पढ़ लोगे तो तुरंत याद आ जाए कि ब्रह्म समाज किसने बनाया था। ठीक है, चलो। अब राजा राम मोहन राय की और कंट्रीब्यूशन क्या हो सकती थी, क्या करी थी इन्होंने किताब लिखी, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ये सवाल पूछा जा सकता है। किताब का नाम है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। किसने लिखी? राजा राम मोहन राय ने लिखी। ठीक है, आगे चलो। He translated Vedas and Upanishads to prove that sacred Hindu texts support monotheism. बेसिकली क्या थे? राजा राम मोहन राय बहुत बड़े लिंग्विस्ट थे। लिंग्विस्ट यानी कि भाषाविद थे। मतलब क्या था कि उनको एक से ज़्यादा भाषाएं आती थी। तो उन्होंने क्या करा कि वेद जो संस्कृत में थे उनको ट्रांसलेट करा आम आदमी की भाषा के अंदर, और उसको ट्रांसलेट करने के बाद उन्होंने बताया कि देखो, जो आपके शास्त्र हैं, जो वेद हैं, जो उपनिषद हैं, वो भी कुरीतियों को सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। इन्होंने एक किताब और लिखी जिसका नाम था परसेप्ट्स ऑफ जीसस। ये किताब भी इन्होंने लिखी। एक न्यूज़पेपर चलाया, मिरत उल अखबार। ये सवाल आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। मिरत उल अखबार करके मैगजीन या न्यूज़पेपर जो है वो किसने चलाया? राजा राम मोहन राय ने चलाया। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, राजा राम मोहन राय को अपन कैसे पढ़ते हैं? RRR। क्या चलाया? मिरत उल अखबार चलाया। ठीक है। ही बिलीव्ड इन वेदांता। मैंने बताया था ना कि वेदांता में ज्यादा बिलीव करेंगे, क्योंकि रीजन पे डिपेंड करते हैं। लॉजिक की बात कर रहे हैं कि भाई लॉजिक की बात करो, आप फालतू के रिचुअल्स की बात मत करो, लॉजिक क्या कहता है। तो वेदांत की बात करी इन्होंने। ठीक है, इन्होंने एक वेदांत कॉलेज बनाया 1825 में, और उस कॉलेज के अंदर, क्योंकि भाई देखो, जमींदार तो थे ही, राजा राम मोहन राय जमींदार तो थे ही, पैसा था तो बना सकते थे। आप और मैं नहीं बना सकते, हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है। तो वेदांत कॉलेज की उन्होंने स्थापना करी 1825 में, और वहाँ पे उन्होंने क्या पढ़ाया कि वेस्टर्न सब्जेक्ट तो पढ़ाए, साथ में इंडियन सब्जेक्ट भी पढ़ाए। इंडियन के साथ वेस्टर्न क्यों पढ़ाया? ताकि वेस्टर्न के साथ इनको क्या लिबरल थॉट्स आए। ताकि रिफॉर्म के बारे में सोचें, साइंस के बारे में सोचें। और इंडियन इसलिए ताकि भाई आप भी अपने वेद वगैरह को जान लो कि इनमें कोई गलत बात लिखी हुई नहीं है, आपने उसको इंटरप्रेट गलत तरीके से करा है। ठीक है। 1817 में डेविड हेयर के साथ इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना करी। तो आप देखो, 3-4 चीजें याद करने की जरूरत है आपको यहाँ पे। एक तो राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना करी, एक वेदांत कॉलेज की स्थापना करी, एक इन्होंने मिरत उल अखबार लिखा है, एक इन्होंने परसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखी है, एक इन्होंने गिफ्ट टू मोनोथिस्ट लिखी है, और एक इन्होंने, क्योंकि लिंग्विस्ट थे तो उपनिषद और वेद को इन्होंने ट्रांसलेट करा है। किसमें ट्रांसलेट करा है? इन्होंने हिंदू टेक्स्ट को ट्रांसलेट करा है। ठीक है, तो ये आप नोट करो, फिर आगे पढ़ते हैं। तो भैया आर्य समाज हमने ब्रह्म समाज अच्छे से पढ़ लिया, राजा राम मोहन राय पढ़ लिया। अब उनके साथ एक दूसरा सोशो रिलीजियस रिफॉर्म है जिसको कहते हैं अपन आर्य समाज, उसके बारे में पढ़ेंगे, और उनके डिफरेंस आप देखिएगा ब्रह्म समाज से क्या है। टॉपिक है आर्य समाज। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि किसने एस्टेब्लिश करा साहब आर्य समाज? हु एस्टेब्लिश्ड आर्य समाज? सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है। तो आर्य समाज बनाया है
स्वामी दयानंद सरस्वती कब बनाया? 1875 एडी। 1875 एडी। कहाँ स्थापना करी गई? बॉम्बे। तो एक सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है उसका जवाब तो ये रहा, स्वामी दयानंद सरस्वती फॉर्म्ड आर्य समाज इन 1875 एडी एट बॉम्बे। ठीक है, इनका जो वास्तविक नाम था वो वृद्धानंद था। ठीक है, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने जब ये रिफॉर्म लेकर के आए, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म लेके आए जिसका नाम आर्य समाज है, तो उन्होंने कुछ फेमस बातें कही जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई। इन्होंने क्या बोला? गो बैक टू वेदास। ये नारा दिया इन्होंने, गो बैक टू वेदास। ये क्या कह रहे थे कि भैया वापस छोड़ो, आप वेदों की तरफ वापस चलो। गो बैक टू वेदास किसने कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे। और इन्होंने क्या बोला कि भारत भारतीयों के लिए है, इंडिया फॉर इंडियंस। तो एक तरीके से राष्ट्रवाद को भी इन्होंने जन्म देने की कोशिश करी। हालांकि ब्रिटिशर्स से डायरेक्ट इन्होंने कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं करा, मगर अपने एक नारा दिया था, इंडिया फॉर इंडियंस, कि भाई इंडिया कम से कम ऐसा तो बन जाए कि भारतीय ढंग से वहां पे रह सके। ठीक है, फिर इन्होंने क्या बोला? जो वेद हैं वो क्या है? इंडियाज रॉक ऑफ एजेस। कौन? वेद। ये जो वेद है ये कौन है? इंडियाज रॉक ऑफ एजेस। भारत की नींव वेद पर टिकी हुई है, ऐसा कहना किसका था? स्वामी दयानंद सरस्वती का था। तो ये तीन फेमस कोटेशंस जो हैं किसके हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती के। पूछे जा सकते हैं, इनको एक बार आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इनकी टीचिंग्स क्या थी आर्य समाज? पहली चीज तो इन्होंने वर्ण सिस्टम के बारे में क्या कहा? क्या कहा? जैसे ब्रह्म समाज तो कास्ट सिस्टम को मानता ही नहीं था, इन्होंने क्या बोला कि नहीं साहब, मैं कास्ट सिस्टम को मानता हूं, वर्ण सिस्टम को मानता हूं, लेकिन ये जो वर्ण सिस्टम है ये वैदिक वर्ण सिस्टम है, आज का वर्ण सिस्टम नहीं है। आज के वर्ण सिस्टम में और वैदिक वर्ण सिस्टम में अंतर ये है कि वैदिक वर्ण सिस्टम कर्म पर आधारित था। जो व्यक्ति जो कर्म करता था उसकी जाति वही होती थी। ब्राह्मण का पुत्र अगर सेना के अंदर है तो उसकी जाति अब क्षत्रिय है। क्षत्रिय का पुत्र अगर अब मर्चेंट है, बिजनेस करता है, तो उसकी जाति अब वानिकी है, यानी कि वैश्य है। लेकिन बाद की जो जाति व्यवस्था थी वो क्या थी कि राजपूत का बेटा राजपूत और ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण। तो वो उन्होंने एग्री नहीं करा। उन्होंने क्या बोला? वर्ण सिस्टम तो होगा परंतु कर्म प्रधान वर्ण सिस्टम को मैं मानता हूं। ठीक है, सो ही सपोर्टेड वर्ण सिस्टम बट दैट वर्ण सिस्टम इज द कर्म प्रधान। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या बोला आर्य समाज वालों ने, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, वुमेन्स के बारे में क्या बोला? वुमेन्स के बारे में इन्होंने बोला, एक मिनट होल्ड करिएगा, वुमेन्स के बारे में इन्होंने बोला कि वुमेन्स का पुनरुत्थान होना चाहिए, यानी कि एक तो वुमेन्स को एजुकेशन मिलनी चाहिए, दूसरा विडो रीमैरिज होनी चाहिए, महिला को एजुकेशन मिलनी चाहिए, और विडोज अगर हैं तो उनकी रीमैरिज होनी चाहिए, महिला का एक उच्च स्थान समाज के अंदर होना चाहिए। इसका इन्होंने समर्थन करा। ठीक है, फिर कास्टिज्म और अनटचेबिलिटी के बारे में क्या कहा? स्ट्रॉन्ग नो। कास्टिज्म अनटचेबिलिटी को ये मानते नहीं थे, वर्ण सिस्टम को मानते थे, परंतु अनटचेबिलिटी, छुआछूत या जातिवाद या भेदभाव, इसको आर्य समाजी नहीं मानते। ठीक है, विडोज के बारे में यस, विडो रीमैरिज होनी चाहिए। ही सपोर्टेड विडो रीमैरिज। ठीक है, तो ये इनके कहना था, इनका रिफॉर्म था। अब देखो ये सोशल रिफॉर्म्स ही तो हैं, विडो रीमैरिज हो गया, कास्टिज्म अनटचेबिलिटी को खत्म करना है, वुमेन का उत्थान करना है, ये क्या है? सोशल रिफॉर्म्स है। ठीक है, और रिलीजियस रिफॉर्म क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि हिंदुइज्म को सपोर्ट तो करा, लेकिन हिंदुइज्म की कुरीतियों को हटाते हुए अच्छी चीजों को लेकर के आना, उसको भी रिलीजियस रिफॉर्म कहते हैं। तो वो रिलीजियस रिफॉर्म भी क्या था? आर्य समाजिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने कुछ किताबें लिखी अपनी बात को प्रूव करने के लिए, कुछ किताबें लिखी, जैसे कि संवाद कौमुदी लिखी थी राजा राम मोहन राय ने, मिरतुल अखबार पब्लिश करते थे राजा राम मोहन राय अपनी बात, अपने ब्रह्म समाज के आइडियल्स को फैलाने के लिए। वैसे स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की बातों को फैलाने के लिए क्या किताबें लिखा करते थे? एक किताब तो लिखी उन्होंने वेद भाष्य।
एक किताब तो लिखी वेद भाष्य, दूसरी किताब क्या लिखी? सत्यरथ प्रकाश। सत्यरथ प्रकाश, ये सवाल पूछा जा सकता है, हु रोट सत्यरथ प्रकाश? कई बार सवाल पूछा गया है कई एग्जाम्स में, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशंस आर्य समाज में कौन कौन से चले? एक तो डीएवी स्कूल्स का नाम सुना है आपने? डीएवी स्कूल्स भारत के कोने कोने में फैले हुए हैं आजकल तो, राइट। तो 1886 में डीएवी स्कूल की स्थापना करी गई थी। किसने करी थी? महात्मा हंसराज ने करी थी। महात्मा हंसराज ने करी थी, जो कि आर्य समाजी ही थे, यानी आर्य समाज से रिलेटेड है ये। अब यहाँ पे आज भी आप देखो डीएवी स्कूल्स में क्या होता है, वेस्टर्न एजुकेशन तो पढ़ाई जा रही है, परंतु वैदिक एजुकेशन भी पढ़ाई जाती है और वो सारे ज्ञान भी उनको दिए जाते हैं, तो ये अच्छी बात है। फिर एक गुरुकुल पाठशाला शुरू करी गई 1902 में। 1902 में गुरुकुल पाठशाला शुरू करी गई आर्य समाज के सिद्धांतों पे। करने वाले कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद, तो ये ध्यान रखना है, ये पूछे जा सकते हैं। तीसरा एक नाम आप देख रहे हो, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इनकी काफी फेमस भूमिका रहेगी लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय वही हैं जब साइमन कमीशन 1927 में भारत में आता है और लाठीचार्ज करा जाता है, तो इनके सर पे लाठी पड़ती है और इनका देहांत हो जाता है, और इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह जो हैं वो उन अधिकारियों जिन्होंने लाठीचार्ज करवाया था उनकी हत्या कर देते हैं, ठीक है। तो लाला लाजपत राय काफी फेमस स्वतंत्रता सेनानी भी रहे थे, बेसिकली आर्य समाजिस्ट थे, आर्य समाज को सपोर्ट करते थे। आर्य समाज वालों ने एक शुद्धि आंदोलन चलाया था 1923 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड शुद्धि मूवमेंट इन 1923? तो बस आर्य समाजिस्ट, इन्होंने शुरू करवाया था। क्या था शुद्धि मूवमेंट? ये था कि भाई वो हिंदू जो कि दोबारा हिंदू धर्म में आना चाहते हैं, उनको वापस आने के लिए एक क्रिया या एक प्रक्रिया का शुरुआत इन्होंने करवाई थी शुद्धि मूवमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आर्य समाज के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि किसने शुरुआत करवाई थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 के अंदर बॉम्बे के अंदर शुरुआत करवाई थी। एक बार आप नोट करो इन सब चीजों को। अब बात करेंगे रामकृष्ण मिशन की। रामकृष्ण मिशन आप क्या कोरिलेट कर सकते हो उनसे? स्वामी विवेकानंद। अब ये नाम आप सबने सुना होगा, है स्वामी विवेकानंद का नाम आप सबने सुना होगा। चलो, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी है? स्वामी विवेकानंद ने। कब कर दी? तो 1897 में। कहां करी? एक जगह थी जिसका नाम था बेलूर, यहां पे करी। अब बात आती है कि स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या है? इनका नाम है, प्यार से इनको बोला जाता था नरेंद्र, और पूरा नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ बातें मैं बताता हूं आपको। पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, ठीक है, पर स्पिरिचुअलिटी अंदर से थी, तो अपने एक गुरु बनाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब ये कॉलेज में एक दिन पढ़ रहे थे, फिलॉसफी के कुछ लेक्चर्स वगैरह चल रहे थे, तो भगवान के ऊपर चर्चा चल रही थी और कोई ब्रिटिश टीचर ही पढ़ा रहा था। तो एज यूजुअल जो आदमी इंटेलिजेंट है वो लॉजिक पर भी डिपेंड करेगा। तो स्वामी विवेकानंद ने पूछ लिया कि सर, डू यू नो एनी पर्सन जिसने आज तक भगवान को देखा है, और अगर भगवान को देखा नहीं है तो भगवान के बारे में बात कैसे कर सकते हैं? तो उस ब्रिटिश जो टीचर था उसने बोला कि मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा आज तक तो कोई आदमी नहीं देखा जो ये कहता है कि मैंने भगवान को देखा है, सिवाय एक को छोड़ के। एक व्यक्ति है जो ये कहता है कि मैंने भगवान को देखा है, और वो बंदा कौन है? वो है रामकृष्ण परमहंस। नाम सुना होगा आपने, रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस ने देखा है। तो नरेंद्र नाथ दत्त जो है वही विचार करते हैं कि साहब इनसे तो मिला जाए, इन्होंने भगवान को देखा है, देखें क्या है। तो रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं, जो कि काली माता के आराधक थे, ठीक है।
उनके पास जाते हैं उनके शिष्य के रूप के अंदर। वो जाते हैं तो वो शिष्य बन जाते हैं वहाँ पे रामकृष्ण परमहंस के। और रामकृष्ण परमहंस उनको वो सारा ज्ञान जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो स्वामी विवेकानंद को भी देते हैं। और फिर स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा जाता है कि उनको भी अनुभूति हुई कि हाँ, उनको भी काली माता ने दर्शन दिए या उनको भी भगवान ने दर्शन दिए। तो ये सारी बातें अपन इनके बारे में पढ़ते हैं। जो रामकृष्ण परमहंस थे वो ये चाहते थे कि भाई एक मिशन की स्टार्ट करी जाए, है ना, जिसके अंदर दो काम करे जाए। एक तो हम सोशल रिलीफ काम करें, यानी कि लोगों के समाज कल्याण के लिए काम करें, रिलीफ वर्क्स करें, लोगों की मदद करें, है ना। और दूसरा काम क्या करें कि एक ऐसा बैंड ऑफ मॉन्क्स बने, एक ऐसा सन्यासियों का झुंड या कुल बने जो कि आध्यात्म को और ऊपर लेवल तक लेकर के जाए, आध्यात्मिक उन्नति भी करता रहे। ये दोनों उनके टारगेट्स थे परमहंस रामकृष्ण मिशन के, ठीक है। तो उसको लेकर के ही रामकृष्ण मिशन 1897 में बेलूर में बनाया स्वामी विवेकानंद ने। तो क्या क्या इनके वो थे, एक तो रिलीफ एंड सोशल वर्क, सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये लोग क्या करते थे, कहीं बाढ़ आ गई तो चलो मदद करने चलो, लोगों को निकालो, लोगों के घरों का पुनर्निर्माण करो, कोई बीमार है तो बोले उसका उपचार करवाओ या करो, इस तरह के कार्य करा करते थे। और इनका क्या कहना था, नारा क्या था इनका, कि जीव सेवा ही शिव सेवा है। आप जिस भगवान की बात कर रहे हो तो हम क्या कह रहे हैं, भगवान कौन, शिव। शिव की सेवा करनी है तो शिव तो पता नहीं कहां मिलेंगे, आप जीव की सेवा कर लो, आदमी की सेवा कर लो तो शिव जी की सेवा अपने आप हो जाएगी। जीव सेवा ही शिव सेवा है, ये रामकृष्ण मिशन में इनका कहना था, स्वामी विवेकानंद का। अब स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड एक चीज और क्या होती है कि शिकागो में धर्म सम्मेलन होता है 1893 में। ये आपने पिक्चरों में और टीवी सीरियल्स में कई जगह देखा होगा। शिकागो यूएसए में एक धर्म सम्मेलन होता है 1893 में। उसमें क्या होता है, दुनिया में जितने भी धर्म हैं उनके लोगों को बुलाया जाता है कि वो अपने अपने धर्म के बारे में जो है चर्चाएं करें और ह्यूमनिज्म को इवॉल्व करके लेकर के आए। आपको याद हो तो मैंने इससे पहले अकबर के बारे में मैं बताया था कि अकबर का जो इबादत खाना है वो भी कुछ ऐसे ही काम करा करता था कि वो काफ़ी धर्म संप्रदाय के लोगों को बुलाया करते थे और रिलीजन की फिलॉसफी पर चर्चा करा करते थे। तो इसीलिए शिकागो कॉन्फ्रेंस भी स्टार्ट करी गई 1893 में। और वहां पे भारत की तरफ से कौन गए, रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण मिशन को स्टार्ट करने वाले स्वामी विवेकानंद गए, ठीक है, शिकागो में गए। इनको शिकागो में भेजा किसने था, हु फाइनेंस्ड, किसने भेजा था, महाराजा अजीत सिंह। ये राजस्थान के खेतड़ी के राजा थे। राजस्थान के खेतड़ी के राजा थे। इनसे रिलेटेड एक बड़ी मजेदार किस्सा आपको बताता हूं कि जब महाराजा अजीत सिंह स्वामी विवेकानंद से मिले तो उन्होंने एक प्रश्न पूछ लिया विवेकानंद जी से कि एक बात बताओ मेरे को कि मैं पत्थरों की पूजा क्यों करूं, मैं मूर्तियों की पूजा क्यों करूं, जब भगवान सब जगह है तो मैं तस्वीर में भगवान को क्यों देखूं। उन्होंने एक तरीके से स्वामी विवेकानंद जी की परीक्षा लेने की कोशिश करी। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने बोला कि साहब ये जो आपके बगल में खड़े हैं ये कौन है, तो बोला ये मेरे दीवान जी हैं। राजा के उस समय दीवान जी हुआ करते, दीवान जी हैं। अच्छा ठीक है, और ये जो तस्वीर लगी है बड़ी, ये किसकी तस्वीर है, बोले ये मेरी तस्वीर है, मेरे महाराजा की तस्वीर है, हमारे मतलब मेरी तस्वीर है, अजीत सिंह की तस्वीर है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला दीवान जी से, दीवान जी एक काम करिए, आप इस तस्वीर पर थूकिए। तो वहाँ हड़कंप मच गया राज दरबार में। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, महाराजा गद्दी पे बैठा हुआ है, महाराजा की तस्वीर पे दीवान थूके, कैसी बात कर रहे हो आप। तो स्वामी विवेकानंद ने बोला लेकिन वो तो तस्वीर है, महाराजा थोड़ी है, महाराजा तो यहाँ बैठा है, तस्वीर पे तो थूक ही सकते हैं, तस्वीर में महाराजा थोड़ी है। तब अजीत सिंह को समझ में आ गया कि विवेकानंद जी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कि वो दीवान मेरी तस्वीर पे इसलिए नहीं थूक सकता था क्योंकि उस तस्वीर में वो अपने राजा को देख रहा है। इसी प्रकार मूर्ति पूजा को आप गलत नहीं बता सकते क्योंकि उस मूर्ति के अंदर जो साधक है वो अपने भगवान को देख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अजीत सिंह काफ़ी इंप्रेस हुए विवेकानंद की बातों से, और विवेकानंद का मेंटल एबिलिटी को नापते हुए उन्होंने बोला कि साहब आप तो धर्म सभा में भारत की तरफ से मैं फाइनेंस करता हूँ, आप जाओ।
तो शिकागो में उनको भेजा 1893 में। ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने या रामकृष्ण मिशन ने अपनी बातों को फैलाने के लिए 2 पत्रिकाएं निकाली, एक का नाम था प्रबुद्ध भारत, एक का नाम था उद्बोधन। तो ये पूछा जा सकता है कि प्रबुद्ध भारत या उद्बोधन नाम की जो पत्रिकाएं हैं वो किससे रिलेटेड है, तो ऑप्शन में या तो रामकृष्ण मिशन आएगा या स्वामी विवेकानंद आएगा। तो आपको उनमें से राइट लगाना है कि प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन किसने लिखा है, रामकृष्ण मिशन से रिलेटेड है, स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड है। इनका क्या कहना था ओवरऑल विवेकानंद जी का कि आप गरीबों की तो करो मदद, महिलाओं की राइट्स के बारे में बात करो, अनटचेबिलिटी को कर दो खत्म। एक बार इनको भूख लगी, कहीं प्रवचन कर रहे थे, एक बार इनको भूख लगी तो कोई उस समय जो सो कॉल्ड दलित थे या अछूत थे जो भी थे, उनका भोजन उन्होंने खा लिया। तो वो कह रहा था साहब आपने ये क्या करा, मेरा भोजन खा लिया। तो हंसने लग गए, बोले पागल है क्या, ऐसी छोटी छोटी बातें मैं नहीं मानता ये सब चीज़ें। ठीक है ना। तो अनटचेबिलिटी के ये खिलाफ थे। एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देने, ये प्रबल मानते थे कि बोले अध्यात्म जरूरी है लेकिन एजुकेशन भी जरूरी है। भारत को अगर उठना है, खड़ा होना है, तो भारत के जो नव युवा हैं उनको अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाना पड़ेगा। आध्यात्मिक कैपेबिलिटी भी तब बढ़ेगी जब आप एजुकेशन प्राप्त करोगे। तर्क ही तब आएगा, तर्क आएगा तो आप आध्यात्म को अच्छी तरीके से समझोगे और अच्छी तरीके से आपको जो है एक हिंदू अच्छा हिंदू बन पाएगा, एक मुस्लिम अच्छा मुस्लिम बन पाएगा। कब बन पाएगा, जब उसको एजुकेशन प्राप्त होगी, जब वो तर्क देना शुरू करेगा। ठीक है। तो ये है स्वामी विवेकानंद के बारे में, आप लोग ध्यान करिएगा, नोट करिए। हाँ, अब जहां एक तरफ ब्रह्म समाज चल रहा था जो कि ऑर्थोडॉक्सी को, रूढ़िवादिता को तोड़ रहा था, वहीं उनके खिलाफ कुछ संगठन बने। उन्होंने बोला हम ये रूढ़िवादिता को नहीं टूटने देंगे, जैसा हिंदू सभ्यता चलती आ रही है वैसे ही चलनी चाहिए, उनका ऐसा मानना था। तो उसके लिए राधाकांत देव करके एक राजा हुआ करते थे, वो भी राजा ही थे राधाकांत देव। उन्होंने एक सभा बनाई, धर्म सभा 1830 में। ये धर्म सभा क्या करती थी, दे सपोर्टेड ऑर्थोडॉक्सी इन हिंदुइज्म। ऑर्थोडॉक्सी का मतलब है जो पुरानी प्रथाएं चल रही हैं, जो रीति रिवाज चल रहे हैं, उनको एज इट इज प्रिजर्व रखा जाए। ये फालतू की बातें ना करी जाएं कि मूर्ति पूजन ना करा जाए, रीति रिवाज नहीं होने चाहिए, यज्ञ नहीं होने चाहिए। ये हम नहीं मानते हैं। हम तो मानते हैं कि जो हिंदू रीति रिवाज वेदों में लिखे हुए हैं वो वैसे ही चलने चाहिए। तो उसके लिए धर्म सभा 1830 में राधाकांत देव ने चले। ठीक है। इट इज अगेंस्ट द ब्रह्म समाज जो कि 1828 में राजा राम मोहन राय ने चलाई थी। ठीक है। चलिए, अब एक बनी परमहंस मंडली 1849 के अंदर। यह सवाल भी कई बार पूछा गया है। क्या पूछा जाता है, दैट हु फॉर्म्ड परमहंस मंडली और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। परमहंस मंडली बनाने वालों के नाम थे दादोबा पांडुरंगा एंड बाला शास्त्री। कैसे याद रखोगे, एक एक वर्ड ले लो, जैसे इसमें से पांडु ले लो, इसमें से बाला ले लो। 2 वर्ड भी याद हो गए तो आप ऑप्शन में से फाइंड आउट कर लोगे कि परमहंस मंडली किसने बनाई थी। जैसे मैंने ले लिया पांडु और बाला, पूरा नाम फिर आप 2-3 बार याद करोगे, याद हो जाएगा, दादोबा पांडुरंगा एंड बाला शास्त्री। ठीक है, इन्होंने बनाई थी। और मेन इनका क्या फोकस था कि कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए। भाई ये जो कास्ट सिस्टम है ना, हम इसको नहीं मानते। परमहंस मंडली क्या कहती है, कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए। अब आपको एक चीज और बताऊं मैं आपको। अब ये परमहंस से आप कंफ्यूज ये हो सकते हो कि आप ये रामकृष्ण परमहंस से रिलेट करोगे इसको। वो रामकृष्ण परमहंस उनका पूरा नाम है और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम परमहंस मंडली है। दोनों अलग अलग हैं दोस्तों। ठीक है ना, दोनों अलग अलग है। तो परमहंस मंडली कास्ट सिस्टम के खिलाफ है और कास्ट सिस्टम को नहीं मानती थी। इसलिए क्या करते थे कि वहां पे खाना बनवाया जाता था निम्न वर्ग के, यानी कुछ लोग हुआ करते थे, लोअर कास्ट वाले जो लोग होते थे उनसे खाना बनवाया जाता था, और अपर कास्ट वाले लोग आके, जो भी परमहंस मंडली के लोग हुआ करते थे, वो वहां पे भोजन करा करते थे, ये बताने के लिए कि हम जातिवाद को नहीं मानते हैं। ठीक है। सो फूड इज कुक्ड बाय लोअर कास्ट पर्सन एंड ईटन बाय अपर कास्ट पर्सन, ताकि वो कास्ट सिस्टम को
डिफाई कर दें। इसको याद करने का तर्क क्या है कि परम पांडु ने खाना उबाला, परम पांडु ने खाना उबाला। बाला से तो बाला शास्त्री कर लेना, खाने से आपको याद आ जाएगा कि यहाँ खाना बनता था, पांडु से आपको पांडुरंगा याद हो जाएगा, और परम से क्या हो जाएगा, परमहंस मंडली हो जाएगा, 1849 की थी। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा। याद करने के तरीके आप अपने आप भी बना सकते हो। फिर एक आती है प्रार्थना सभा 1867 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। प्रार्थना सभा 1867 में ये कौन बना रहा है, ये आत्माराम बना रहे हैं और एमजी रानाडे बना रहे हैं, आत्माराम एंड एमजी रानाडे। ठीक है, फिर एक आती है यंग बंगाल मूवमेंट 1820 की, ये पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है, कई एग्जाम में आया है। यंग बंगाल आंदोलन 1820 में किसके द्वारा सृजित करा गया, हेनरी लुइस विवियन। अब इसके बाद का नाम बोला ही नहीं जाता मुझसे, आपसे भी क्या बोला जाएगा, तो इसलिए हेनरी लुइस विवियन याद रख लेना। क्या याद रखना, हेनरी लुइस विवान। विवियान याद नहीं रहेगा तो विहान याद रख लेना, विहान इंडियन नाम सा लगता है, इतना भी याद रखोगे तो ऑप्शन में टिक हो जाएगा, हेनरी लुइस विहान विवियान। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने हिंदू कॉलेज भी बनाया था, वही हिंदू कॉलेज जो राजा राम मोहन राय से रिलेटेड था, उसमें पढ़ाते भी थे ये हेनरी लुइस विवियन। इनके थॉट्स काफी रेडिकल होते थे, तर्क शक्ति पे आधारित होते थे। ये क्या करते थे कि जो यंग स्टूडेंट्स हुआ करते थे उनके ग्रुप बनाया करते थे, उनमें ग्रुप डिस्कशन कराया करते थे ऐसे टॉपिक्स पे जिन पे लोग बात भी करना पसंद नहीं करा करते थे। क्यों, ताकि उनके अंदर जो तर्क शक्ति है वो निकल करके आए, और तर्क शक्ति से क्या करते थे, सोशल रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करा करते थे। काफ़ी यंग एज में इनका देहांत हो जाता है हेनरी लुइस विवियन का, और उसके बाद में जो उनके शिष्य हुआ करते हैं वो एक आंदोलन चलाते हैं जिसका नाम होता है यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल मूवमेंट। ठीक है, क्या था भाई, सोशल रिफॉर्म्स, फ्री माइंड से सोचो यार, समाज का उत्थान करो, फालतू की रूढ़िवादिता में मत पड़ो। तो ये हेनरी लुइस विवियन को आपको याद रखना है, ये सब नोट करिए एक बार। ठीक है, अब बात करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। थियोसॉफिकल्स जो थे वो बेसिकली तो इंडिया के थे नहीं, बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था न्यूयॉर्क में। कहाँ स्टार्ट हुआ था, 1875 में न्यूयॉर्क में स्टार्ट होता है। और ये क्या करते थे, दे सपोर्टेड हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, हिंदू सुपरस्टिशन। क्या बोलते थे ये लोग कि जो भी पुराना काम चल रहा था उन सब चीज़ों को हम एज इट इज सपोर्ट करते हैं इंडिया में, तो दैट इज कॉल्ड एज द थियोसॉफिकल सोसाइटी। व्हाट दे सपोर्टेड, दे सपोर्टेड हिंदू माइथोलॉजी प्लस सुपरस्टिशन प्लस ऑर्थोडॉक्सी। जो चल रहा था वो एज इट इज चलना चाहिए। स्टार्ट करने वाले कौन थे, इंडियन नहीं थे, स्टार्ट करने वाले कौन थे, HP ब्लावत्स्के एंड कर्नल HS ऑलकॉट। इन्होंने स्टार्ट करा था न्यूयॉर्क में। कहाँ याद शुरू करा था, न्यूयॉर्क में 1875 में। कब करा था, 1875 में। एनी बेसेंट का नाम आपने सुना होगा, स्वतंत्रता संग्राम के अंदर कई जगह अपन एनी बेसेंट का नाम सुनेंगे। तो जो एनी बेसेंट है उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी इंडिया में स्टार्ट करी, एनी बेसेंट में। और इन्होंने अपना हेडक्वार्टर कहां बनाया, मद्रास में, एनी बेसेंट ने। ठीक है, तो ये एनी बेसेंट का नाम थियोसॉफिकल से रिलेटेड रहेगा, इन दोनों का नाम थियोसॉफिकल से रिलेटेड रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना। एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनवाया 1898 में बनारस में, और यही आगे चल करके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनता है, जिसमें मदन मोहन मालवीय का भी योगदान माना जाता है। तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस में कौन बनवा रहा है, एनी बेसेंट बनवा रहे हैं।
जो कि थियोसोफिकल सोसाइटी थी उन्होंने चलवाई थी। एनी बेसेंट ने इंडियन वुमेन एसोसिएशन भी बनवाई 1917 में, ये भी याद रखना है, पूछा जा सकता है कि इंडियन वुमेन एसोसिएशन किसने बनवाई थी। ऑप्शन में दे देगा एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, उषा शर्मा, ऐसे करके नाम दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है एनी बेसेंट ने बनवाई थी। ठीक है, अब बात करेंगे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की। दक्कन किसको कहते हैं अपन, मैंने आपको बताया था दक्कन का पठार, जो ज्योग्राफी में पढ़ा था। बेसिकली महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है उसको दक्कन की बात कर रहे हैं। तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी यानी कि महाराष्ट्र से रिलेटेड हो रहा है। ठीक है, 1884 में बन रहा है, 1884 एडी में बन रहा है। क्या चीज के लिए बन रहा है, कॉलेजेस नहीं थे क्या उस समय, स्कूल नहीं थे क्या, थे, लेकिन क्या चाह रहे थे कि नेशनल एजुकेशन बढ़े, यानी कि भारतीयों को भारतीयों के तरीके से भारतीय शिक्षा दी जाए, न कि वेस्टर्न शिक्षा दी जाए। तो उसके लिए नेशनल एजुकेशन के लिए दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का विकास करा गया 1884 में। कहां करा गया, तो ये पूना में करा गया था, पूना में करा गया था। इसके कौन थे प्रवर्तक, एमजी रानाडे, जीजी अगरकर एंड तिलक, बाल गंगाधर तिलक। नाम सुनोगे आप आगे चल के। तो रानाडे, अगरकर और तिलक ने मिलकर के दक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाई और उसके तहत ही एक कॉलेज बनाया गया, फर्गुसन कॉलेज। ये फर्गुसन कॉलेज काफी फेमस है और ये पूना में है। जो महाराष्ट्र में रहते हैं, पूना में रहते हैं, उन्होंने तो काफी देखा होगा फर्गुसन कॉलेज। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के बारे में। अब सेवा सदन, ये पूछा जा सकता है कि भाई सेवा सदन किसने स्टार्ट करा था। सेवा सदन बीएम मालाबारी ने 1885 में शुरू करा था बॉम्बे में। याद करने का तरीका, एक लाइन याद रख लो, सेवा ही मेवा है, मेवा ही माला है। बोलो, सेवा ही मेवा है, मेवा ही माला है। अब देखो, सेवा ही से, सेवा से तो हो गया सेवा सदन, ठीक है, और मेवा आ गया, तो मेवा तो छोड़ो, मेवा ही माला है, तो माला से मालाबारी आ गया, और यहां से सेवा सदन आ गया। सेवा ही मेवा है, मेवा ही माला है, तो माला से मालाबारी, सेवा से सेवा सदन। 1885 में बॉम्बे में बनाया था। ठीक है, फिर आती है मद्रास हिंदू एसोसिएशन। ये 1892 के अंदर वीरसालिंगम बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती है, मैच द फॉलोइंग में आ सकती है, या डायरेक्ट पूछी जा सकती है। तो क्या बताया मैंने आपको, वीरसालिंगम ने क्या बनाया 1892 में, मद्रास हिंदू एसोसिएशन। एक बनवाई गई थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 के अंदर, 1905 के अंदर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले और उनके कुछ अनुयायी। तो गोपाल कृष्ण गोखले का ध्यान रखना। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को, यह भी एक चीज याद रखना। गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने बनवाई थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। और ये क्या काम करते थे, ये सोसाइटी क्या काम करती थी, शिक्षा के लिए काम करती थी, सैनिटेशन के लिए काम करती थी, हेल्थ केयर के लिए काम करती थी, और अनटचेबिलिटी जैसी जो कुप्रथाएं हैं उनको हटवाने के लिए कार्य करा करती थी। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए एक बार। अब जब सब जगह सोशल रिफॉर्म्स चल रहे हैं, तो एक समाज आज भी रहता है, उस समय भी काफ़ी प्रीडोमिनेंट था, फारसी समाज भारत के अंदर रहा करता था। फारसी समाज में भी कुछ कुप्रथाएं उस समय रहा करती थी, उनको हटाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी गई, उसका नाम था रहनुमाई सभा। 1851 में बनाई गई है। कब बनाई गई है, 1851 में बनाई गई है, रिफॉर्म्स इन द पारसीज कम्युनिटी में। और इसको चलाने वाले कौन कौन थे, नेरोजी फर्डोंजी, दादा भाई नेरोजी एंड एसएस बंगाली। तीनों के नाम याद नहीं भी रहे तो ध्यान देने की बात है कि पहले वाले के नाम के आगे नेरोजी है, दूसरे वाले के नाम के पीछे नेरोजी है, एसएस बंगाली याद रहे तो ठीक है, नहीं तो नेरोजी एंड नेरोजी भी याद रख लोगे तो ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका। नेरोजी एंड नेरोजी भी लिख लोगे तो ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है, तो रहनुमाई सभा किसने चलवाई, सिंपल सी चीज है, नेरोजी एंड नेरोजी।
ये कीवर्ड भी याद रख लोगे तो याद हो जाएगा। रहनुमाई सभा में ही दादा भाई नेरोजी द्वारा एक पत्रिका निकाली गई रिफॉर्म्स के लिए जिसका नाम था राष्ट्रगोफ्तर। क्या नाम था? राष्ट्रगोफ्तर। ये पूछा जा सकता है कि हु रोट राष्ट्रगोफ्तर। मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन आएगा दादा भाई नेरोजी, तो आपको टिक लगाना है राष्ट्रगोफ्तर पे। दोनों कैसे याद रखोगे? आर से रहनुमाई सभा, आर से राष्ट्रगोफ्तर। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर फारसी में भी रिफॉर्म की ज़रूरत है क्या? कुछ रिफॉर्म्स की आवश्यकता रही होगी, अन्यथा ये जो कम्युनिटी है शुरू से ही काफ़ी एडवांस्ड और डेवलप्ड रही है, काफ़ी एजुकेटेड रही है। ठीक है। चलिए, अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और अपन पढ़ रहे हैं जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि खुदाई खिदमतगार आएगा। ये खुदाई खिदमतगार जब गांधी जी आपके आ जाएंगे ना, आपके सीनियर जब अपन आप पढ़ेंगे आगे, तो गांधी जी जब नेशनल मूवमेंट चलाते हैं तो खुदाई खिदमतगार जो हैं वो उस राष्ट्रीय आंदोलन में काफ़ी बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। इनको रेड कुर्ती भी बोला करते थे, रेड शर्ट पहना करते थे, लाल कुर्ती धारक। और इनके लीडर हुआ करते थे खान अब्दुल गफर खान। ये सवाल पता ही नहीं कितने बार और कितने एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंटली लिखा हुआ है कि हु फॉर्म्ड खुदाई खिदमतगार। तो खान अब्दुल गफर खान। किसको कहा करते थे लाल कुर्तीधारी? खुदाई खिदमतगारों को, जो कि खान अब्दुल खान गफर द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है। गोपाल हरि देशमुख उस समय में, यानी जब ये समाज सुधार का कार्य चल रहा था, तो एक काफ़ी बड़े लेखक थे। और जब वो अपने लेख लिखा करते थे समाज सुधार को लेकर के, तो अपने पेन नेम से लिखा करते थे, जिनका नाम था, पेन नेम क्या होता था? लोक हितवादी। यानी लिखने के बाद नीचे लिख देते लोक हितवादी। तो दैट्स वाई लोक हितवादी के नाम से फेमस कौन हुए थे? गोपाल हरि देशमुख। ये सवाल ध्यान रखना, आ सकता है, बहुत बार आया है कि लोक हितवादी किसको कहते थे। ये जो पत्रिका निकालते थे उसका नाम था प्रभाकर पेपर। जो पत्रिका निकालते थे, अपने जो विचार बताया करते थे, उसका नाम था प्रभाकर पेपर। ठीक है। एक राधा स्वामी आंदोलन हुआ था, तुलसीराम जी ने 1861 में चलाया था। एक देव समाज चला था, शिव अग्निहोत्री जी ने 1887 में चलाया था। याद करने के तरीके मैंने साथ साथ इसमें लिख दिए हैं। जैसे शिव को क्या कहते हैं? महादेव कहते हैं। तो शिव को पकड़ लो तो शिव अग्निहोत्री, और देव से यानी कि देव समाज। राधा और तुलसी को पकड़ लो तो राधा स्वामी जो मूवमेंट चलाया गया वो किसने चलाया? तुलसीराम जी ने चलाया। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो आप। ठीक है, अब आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा है उससे संबंधित कुछ सवाल। चलिए, हु वॉज पॉपुलरली कॉल्ड एज लोक हितवादी? लोक हितवादी किसको कहा जाता था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी MG रानडे, ऑप्शन सी राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन डी गोपाल हरि देशमुख। चलिए, एक सेकंड में सॉल्व करिए, अभी शायद एक दो स्लाइड पहले अपन ने पढ़ा है। ऐसे ही सवाल आते हैं इतिहास से कि लोक हितवादी किसको कहा जाता है। तो मैंने अभी अभी पढ़ाया आपको, इनका पेन नेम था गोपाल हरि देशमुख का लोक हितवादी, इनको लोक हितवादी बोला करते थे। चलिए, दूसरा सवाल देखिए। मैच द फॉलोइंग को मैच करना है भाई। पहला, ब्रह्मो समाज,
दूसरा आर्य समाज, तीसरा रहनुमाई सभा, चौथा सेवा सदन। और यहाँ ऑप्शंस हैं ए BM मालाबारी, बी राजा राम मोहन रॉय, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, और डी दादा भाई नेहरू जी। चलो भाई, अगर आप लोगों ने ढंग से स्टडी करा है तो आप बता पाओगे मैच द फॉलोइंग। अपन ने मेरे ख्याल से शायद आज ही के लेक्चर में सारी चीज़ें पढ़ी हैं, इनको मैच द फॉलोइंग करिए। ठीक है, नीचे से शुरुआत करते हैं। सेवा ही मेवा है, मेवा ही माला है, सेवा से सेवा सदन, और माला से मालाबारी, तो मालाबारी सेवा सदन। ये लो, ठीक है। ब्रह्म समाज मैंने बता दिया था 1828 में राजा राम मोहन राय, RRR, ठीक है। आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती। रहनुमाई सभा 1851 में दादा भाई नेहरू जी। ठीक है, तो ये मैच द फॉलोइंग आपके हो गए। इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आप स्टडी करिएगा, आगे और लेक्चर्स लेंगे। थैंक यू वेरी मच।